तो देखिए बुद्ध से जुड़ा हुआ कुछ और अन्य घटनाएं हैं जिसको हम लोग पार्ट 2 के वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें हैं, कुछ प्रमुख घटना है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये आपको हर एक कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमने आपको बुद्ध के बारे में बता दिया था कि उसका जन्म हुआ, गृह त्याग हुआ, फिर ज्ञान प्राप्ति हुआ, फिर उसका मृत्यु हुआ, निर्माण हुआ। ठीक ना, तो ये अलग अलग घटना जो हुआ उसके लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा प्रतीक चिन्ह किस घटना से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटना एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, एक तरफ में हमने घटना को रखा है, दूसरे तरफ में हमने प्रतीक चिन्ह को लिया है। ठीक है, तो इस साइड वाले सभी घटना है, इस साइड वाले सभी प्रतीक चिन्ह है। तो देखिए यहाँ से, जब महात्मा बुद्ध गर्भावस्था में थे यानी माता के गर्भ में थे, तो उस घटना को प्रतीक चिन्ह जो है हाथी, इससे इंडिकेट किया जाता है, इससे समझा जाता है। फिर जब उनका जन्म हुआ, जन्म को जो रिप्रेजेंट करता है वो है कमल का फूल या सांड। यानी जब वो जन्म लिए थे ना, तो उनके पिताजी ने महल के चारों तरफ फूल बिछा दिए थे ताकि वो बच्चा जब चले तो उसके पैर में जरा सा भी कंकड़ न चुभे, कांटा न चुभे। ठीक ना, दुख का एहसास ना हो, दर्द ना हो, इसीलिए फूल का जो है पूरा जो है सजावट किया गया था, फूल बिछा दिया गया था चारों तरफ। इसलिए जन्म का प्रतीक है कमल का फूल और ये सांड, दोनों चीज। जब वो घर छोड़े थे तो आपको हमने पहले पढ़ा चुका है कि रथ पे सवार होके जो उसका सारथी था चन्ना, वो उसको गृह त्याग के लिए लेके गए थे। तो रथ में घोड़ा भी होता है और रथ में जो पहिया होता है चक्र, तो ये घोड़ा और चक्र, ठीक ना, ये दोनों गृह त्याग की घटना को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ध्यान रखना है कि जब घर छोड़ेगा तो रथ पे बैठ के चलेगा और रथ में घोड़ा खींचने का काम करता है और चक्र उसका पहिया होता है। तो इस लॉजिक से आप याद रखिएगा। और जन्म हुआ था तो कमल का फूल बिछाया गया था। ठीक है, और एक सांड अलग से। ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था तो पीपल वृक्ष के नीचे, इसी को बोधि वृक्ष भी कहते हैं, इसी को वट वृक्ष भी कहते हैं। ठीक ना, तो बोध गया में हुआ था, आपको हमने बता दिया, निरंजना नदी किनारे। तो ये जो पीपल वृक्ष है या बोधि वृक्ष है, जिसको वट वृक्ष कहते हैं, ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर जब ये मरे थे तो कहा गया कि निर्वाण की प्राप्ति हो गया। ठीक ना, मृत्यु की घटना। तो मरने के बाद इनका जो नाखून था और जो बाल था, उनको अलग अलग जगहों पे जो है स्तूप के रूप में बनाया गया था। नख बाल को लेकर के जगह जगह पे रखा गया था, जिसमें कि राजगीर में आप देखते हैं, वैशाली में देखते हैं। ठीक ना, इस प्रकार से अन्य कई, पावापुरी में देखते हैं, लुम्बिनी में देखते हैं, बोध गया में देखते हैं। इन सभी जगहों पे जहाँ जहाँ पे उनकी प्रमुख घटना हुई थी, ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग है ना, और जो है निर्वाण प्राप्ति, कुशीनगर में, इन सभी जगहों पे महात्मा बुद्ध का नख बाल को रखा गया और वहाँ पे स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक ना, जो उसके घटना से जुड़ी हुई है। तो मृत्यु का जो है ना वो स्तूप जो है ये इंडिकेट करता है, और उसका पद चिन्ह मतलब पैर का निशान। ठीक है, तो ये प्रमुख घटना था और उसका सिंबल था, प्रतीक चिन्ह था। इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर देखते हैं आगे देखते हैं हम लोग। अगला स्लाइड पे देखिए। अब देखिए, एक जो है हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं इसको समझेंगे, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के आधार पर मनाया जाता है। ऐसा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म और उसका ज्ञान का प्राप्ति और उसका मृत्यु यानी निर्माण, ये तीनों घटना एक ही दिन करने का मतलब डेट सेम नहीं था, बल्कि उसका दिन जो होता है ना वो सेम था। वैशाख महीना का पूर्णिमा का दिन था।
ठीक ना, अलग अलग साल में, लेकिन दिनांक ये था, वैशाख महीना का पूर्णिमा का दिन था। इसीलिए प्रत्येक साल वैशाख माह के पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये इसका लॉजिक है, ये आप समझिए, ठीक ना। इसीलिए वैशाख महीना के पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन में मनाते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में, अगर आप नहीं देखें तो जाके उस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो हीनयान और महायान में क्या अंतर है इसके बारे में समझेंगे, जो कि आपको पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि बौद्ध धर्म 2 शाखा में विभाजित हो चुका था, ठीक ना। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। तो इसमें क्या अंतर है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक ना। हीनयान में क्या था और महायान में क्या था। तो देखिए, हीनयान के जो फॉलोअर्स थे, जो इसके अनुयायी थे, वो महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, जबकि महायान शाखा के जो फॉलोअर्स थे वो महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे। ये बात ध्यान रखना। ये कहते थे कि ये केवल एक पुरुष है, हम लोगों से हटके थोड़ा सा महान पुरुष है, ठीक ना। लेकिन ये कहते थे नहीं, ये केवल मनुष्य नहीं है, पुरुष नहीं है, ये देवता है, ठीक है। तो हीनयान वाले महापुरुष कहते थे, जबकि महायान वाले उनको देवता मानते थे। फिर देखिए, हीनयान वाले जो थे ना, रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। यानी कि रूढ़िवादी का मतलब अपने विचारधाराओं में बंधे रहते थे, परिवर्तन नहीं करते थे, कोई चेंजिंग नहीं चाहते थे, परिवर्तन विरोधी थे, ठीक ना। और ये जो थे, ये परिवर्तन के समर्थक थे, ठीक है। महायान वाले परिवर्तन के समर्थक थे। हीनयान वाले देखिए, मूर्ति पूजा का जो है और भक्ति का विरोध करते थे, यानी न तो भक्ति करना चाहते थे न ही मूर्ति पूजा, एक तरह से नास्तिक की तरह, ठीक ना, क्योंकि ये देवता और को नहीं मानते थे। लेकिन इसमें क्या था, इसका अपोजिट था, उल्टा था। ये जो है ना, मूर्ति पूजा के समर्थक थे, महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे, उसका मूर्ति स्थापित करके उसका पूजा आराधना किया करते थे, ठीक है। फिर देखिए आगे, इनका हीनयान का जो साधना पद्धति था, साधन करने का जो तरीका था, ये काफी ज्यादा कठोर था, जबकि इसका उल्टा महायान वाले शाखा में सुलभ था, यानी आसान था, साधना सरल था, पद्धति ज्यादा कठोर नहीं था, नॉर्मल था। हीनयान वाले जो थे, इनका जो साहित्य लिखा गया था वो पाली भाषा में लिखा गया था, ये ध्यान रखना है। जबकि महायान शाखा का जो साहित्य है, ग्रंथ, वो जो है आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों में अंतर है। अब देखिए, हीनयान शाखा के लोग फॉलोअर्स कहाँ कहाँ पे थे अनुयायी, तो वो थे श्रीलंका में, दक्षिण भारत जो साउथ इंडिया अपना है वहाँ पे ना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब जो है इधर के क्षेत्र में, मद्रास के क्षेत्र में। फिर देखिए, वर्मा में थे, भारत का जो पड़ोसी देश है, थाईलैंड जो है यहाँ पर थे, ठीक है, हीनयान शाखा के। जबकि महायान शाखा के लोग उत्तर भारत में थे, चाइना में थे, चीन में, जापान में थे और तिब्बत में थे। तो ये एक बेसिक अंतर है हीनयान और महायान शाखा में, ठीक है। इसके अलावे कुछ और भी बातें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आगे इसी तरह से आप जो है सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।